आडवाणी बनाम मोदी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी अनदेखी से नाराज होकर पार्टी संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और चुनाव समिति समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आडवाणी एनडीए के चेयरमैन बने रहेंगे। साथ ही उन्होंने पार्टी से भी नाता नहीं तोड़ा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को भेजे पत्र में आडवाणी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी पहले जैसी पार्टी रह गई है, इसलिए मैं पार्टी के तीनों पदों से इस्तीफा देता हूं। तो आज ये घटनाक्रम रहा और उन्हें मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के अंदर मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक अमृत निकल कर नहीं आया है। अशरफ शमसी साहब, कोई अमृत अभी तक निकल के नहीं आया है। एक सवाल हम तो नेशनल स्तर पर चर्चा किए, हम थोड़ा इसका असर ये भी देख लेते हैं, गठबंधन पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि इधर शरद यादव जी ने भी कह दिया है कि अब मंथन का दौर शुरू हो जाएगा। नीतीश जी भी कह रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे, पार्टी फोरम पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। देखिए, अभी इस पर कह पाना जल्दबाजी होगी। अभी जो गठबंधन हम लोगों का बिहार के अंदर है वो काफ़ी मजबूत गठबंधन है और ये गठबंधन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है। बिहार के अंदर जो राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव की सरकार थी और पिछले 15 सालों के अंदर जो बिहार जंगल राज में परिवर्तित हो गया था, बिहार त्राहिमाम कर रहा था भ्रष्टाचार से, लोग ऑप्शन चाह रहे थे चेंज, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के अंदर गठबंधन बना था। नहीं शमसी साहब, इसलिए आप जो है मतलब फिर पुराना 15 साल पहले वाला जो है अपना राग अलाप रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्थितियाँ जो घटनाक्रम केंद्र में हुई है वो गठबंधन पर असर पड़ेगा, क्योंकि उधर शरद यादव जी ने साफ कह दिया है कि अब स्थिति जो है हमें बैठना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अगर ये स्थिति रही तो आपके गठबंधन नहीं चल पाएंगे। इधर नीतीश जी ने भी साफ कहा है कि अब मुझे सोचना होगा, पार्टी फोरम में हम बात करेंगे। देखिए, जनता दल यू वाले का वो अपना इंटरनल मामला है, वो क्या कहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और एनडीए ही एक विकल्प है देश की राजनीति में। तो ये बात तो तय है कि एनडीए में एक बड़ा धड़ बीजेपी का है, तो बीजेपी के साथ एलाइज आएंगे ही। अगर केंद्र में हमें जो आज केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस जो है फॉर द करप्शन, बाय द करप्शन एंड ऑफ द करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के लिए है, भ्रष्टाचार के लिए बनी है, तो आज देश की आवाम, देश की जनता इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना चाहती है। लोग आएंगे। इसमें जो है वो एनडीए को देख रहे हैं और एनडीए में बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और अगर कांग्रेस के भ्रष्टाचारी शासन को हटाना है तो उन्हें भाजपा और एनडीए के साथ आना होगा। हाँ, नरेंद्र मोदी को आगे करना होगा और आडवाणी जी अगर जाएं तो जाएं। चलिए, उपेंद्र जी हमारे साथ हैं पटना से, एक कॉलर। उपेंद्र जी, आप अपनी राय रखें। हमारा राय तो यही है सर कि ये ना तो पार्टी है जी, ना तो ये कोई संस्था है जी, ना ही इसके लोग जो है कि सही है, क्योंकि जिस पार्टी, जिस संस्था, जिस परिवार में इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो, जहां सीनियरों का अदब नहीं हो, इज्जत नहीं हो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं हो, उसके बारे में आदमी, जनता क्या कल्पना कर सकती है। ये तो देखने से यही लगता है कि चंद लोगों की जमावड़ा है जो अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो है ना मस्त है। इन लोगों को जनता से मतलब नहीं है, अपने स्वार्थ करने के लिए। बात सुना जाए सर, जब राय लेना चाह रहे हैं तो और बात सुना जाए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हकीकत जो मुझे समझ में आ रही है मैं वो बयां कर रहा हूँ। नहीं, उपेंद्र जी आप अपनी बात सही कह रहे हैं, लेकिन और भी हमारे साथ कॉलर हैं, जरा उनकी भी बात सुन लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पवन है हमारे साथ आरा से। पवन, आप अपनी राय रखें। जी, पहले तो आर्यन टीवी पर अभिनंदन जी का इतना विभाग टिप्पणी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। लेकिन आज इसके बाद जो ये शरद यादव जी का बयान आ रहा है कि हम सोचेंगे, तो किस बात की सोचेंगे? सत्ता के लिए सोचेंगे। जब नरेंद्र मोदी उनको स्वीकार है नहीं, आडवाणी जी इस्तीफा दे चुके हैं जी, तो आखिर फिर अब वो सत्ता से हटने में क्यों देर लगा रहे हैं? अच्छा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि और दलों वाले जो बोल रहे हैं, तो ये नेता लोग जो है, नेता लोग इस सब में जो है बीजेपी सबसे आगे है जी, और सुरक्षा के मामले में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और सब नेता, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के भी लोग में बहुत सारे खराब लोग हैं, लेकिन और सब नेता है, उनको मौका मिला तो देश बेच सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पवन जी। शर्मा जी, आप जो स्थिति जो बन रही है, वैसे स्थिति में आडवाणी जी के साथ जो भी हुआ
आप कह रहे हैं कि खुश भी हैं, नहीं भी खुश हैं, खैर ये आपका अंदर का मामला है, आप बता सकते हैं। सवाल यहाँ ये उठता है, कांग्रेस इस पर बड़ी गहराई से नज़र बनाए हुए है और बिहार में भी इसका असर सीधा सीधा पड़ने वाला है। वैसे स्थिति में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कांग्रेस को इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। हमारी राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं ने भी कह दिया कि इससे हमको कोई इस पर नहीं, कुछ नहीं बोलना है, इनका आपसी का मामला है। लेकिन जो घटना घट रही है, इतनी बड़ी घटना, और उतना वरिष्ठ नेता कह रहा है कि व्यक्तिगत ये पार्टी बन के रह गया है, व्यक्तिगत एजेंडा हो, देश का एजेंडा नहीं इस पार्टी में, ये साधारण बात नहीं है। इतना जो पार्टी को खड़ा किया हो वो व्यक्ति बोल रहा हो, आडवाणी जैसा व्यक्ति, कि कुछ लोगों की पार्टी बन के रह गई, व्यक्तिगत फायदे की बात इस पार्टी में हो रही है। तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस पार्टी के लिए है, जो देश चलाने की बात करती है, रास्ता दिखाने की बात करती है, वो रास्ता भटक गई है। तो इसको खुद मंथन करना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आडवाणी जी जैसे लोगों को साइड कर दिया। और दूसरा, जहां प्रदेश में गठबंधन का सवाल है, वो अब तो समय बताएगा, क्योंकि नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बार बार करते रहे कि मोदी प्रकरण पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अब तो मोदी जी को कमन दे दिया पूरी तरह से, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम देखेंगे, सोचेंगे। तो बहुत दुखद स्थिति है। मुख्यमंत्री जी को तत्काल अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और अपना रास्ता तय करना चाहिए। अगर सही में वो सांप्रदायिकवाद की बात करते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचारियों के बीच में मुख्यमंत्री जी घिरे हुए थे। बिहार में लूट मचा हुआ है और पूरे देश में हमारे भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस का तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते नहीं पकड़ा गया। बंगारू लक्ष्मण जी को पूरे देश ने देखा। तो ताबूत घोटाला, कोई देश का घोटाला नहीं किया, ताबूत घोटाला किया, यूटीआई घोटाला किया, दर्जनों घोटाला भाजपा के लोगों ने किया। और भाजपा बोलता है भ्रष्टाचार के बारे में, तो बड़ा दुखद स्थिति बनती है। गिरबान में झांकना चाहिए, क्या किए हैं, तत्काल कार्रवाई की है, कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा गया है तो बचाने का काम करते हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। आज हवा निकल गई है, हवा निकल गई। जो बैलून फुलाए थे नरेंद्र मोदी रूपी, तो मैं पहले भी कहा था कि ये बैलून है, इसमें जबरदस्ती हवा भरा जा रहा है, और वो हवा आज निकल गई आडवाणी जी के इस्तीफे से। चलिए, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, जरा उनकी बात भी हम सुन लें, उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी, अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मैं मनीष कुमार राय बोल रहा हूँ, लखीसराय। हाँ मनीष जी, अपनी राय रखें आप। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 1956 से लेके अब तक जनसंघ की जो नेतृत्व जी वाजपेयी जी और आडवाणी जी मिलकर किए जी, और आज की ये स्थिति आज इस तरह से भाजपा में ऐसी पैदा हो गई है जी। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा ही देंगे, इनके जितने भी हैं। लेकिन आज आडवाणी जी के साथ जो बेइज्जती करके जी, पार्टी एकदम बिल्कुल दरकिनार करके, एक अभिभावक को दरकिनार कर जी, अब रोटियां सेकने के लगे हुए अपने निजी एक एजेंडा बना लिए हैं। ये बात सत्य है, निजी एजेंडा बना लिए, एक अभिभावक को दूर कर दिए। अब आडवाणी जी अगर इस्तीफा दे ही दिए हैं तो उस दल में, उस पार्टी में उनको साइड ही रहने में फायदा है। चलिए, जनता को, देश के जनता को यह पता चले कि बिल्कुल उनके आधार, उनकी शक्तियां पर पार्टी चल रही थी। एक अभिभावक के रूप, एक अच्छे अभिभावक के रूप में थे। और अभी जो सभी जगह पूरे बिहार में, और बिहार की बात अभी इधर सीएम की बात है, जो मुख्यमंत्री नीतीश जी चाह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को हम नहीं चाहते हैं देखना सांप्रदायिक है, इधर की बात करते हैं। इस तरह से आडवाणी जी को हम जिस तरह से वो अपना चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। और जयराम जी हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर से, जरा उनकी भी राय हम सुन लें, उसके बाद आपके पास आते हैं सर्वोदय शर्मा जी। जयराम जी, आप अपनी राय रखें। हाँ, पहली बात तो ये है जी कि आपने जो हेडिंग दिया है जी, आडवाणी बनाम मोदी, ये तो कंप्लीट शोभनीय नहीं है। आडवाणी और मोदी जी की तुलना पूरे देश में जी पार्टी के हित में जो लोग काम कर रहे हैं उसकी तुलना नहीं की जा सकती। दोनों अपने अपने जगह पर नहीं है। आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी का वृक्ष रोपा है, निश्चित रूप से वो वृक्ष को सूखने नहीं देंगे। कोई भी ऐसा उनका कदम नहीं होगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचे। वो निश्चित रूप से अपने विचार पर पुनर्विचार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी अपनी राय है, हम आपकी राय का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। सर्वोदय जी, आप ये अब आडवाणी जी के पास क्या विकल्प है? उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जो आपने एक बात कही, अभी ब्रेक के दौरान चर्चा हो रहा था कि एनडीए के संयोजक के पद से उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, उसके चेयरपर्सन बने हुए हैं। विकल्प अब क्या बचता है, क्योंकि अब विकल्प बहुत कम है आडवाणी जी के पास? देखिए,
मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कि कांग्रेस और भाजपा में नीतियों के सवाल पर कोई फर्क नहीं। कांग्रेस भी अमेरिका परस्त है, भाजपा भी अमेरिका परस्त है। एक व्यंग्यकार ने एक बार कहा कि वाजपेयी जी इतनी बार घुटने टेके साम्राज्यवाद के सामने कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन कराना पड़ा। जी, इजराइल के साथ है, यानी जो भी लोकतांत्रिक और गुटनिरपेक्ष विरोधी ताकतें दुनिया में हैं उनके साथ कांग्रेस भी है, भाजपा भी है। और वही हालत आप देखिए आर्थिक नीतियों के सवाल पर, ये भी कॉरपोरेट के पक्ष में काम करते हैं, देशी और विदेशी। और मोदी का अगर क्वालिफिकेशन कुछ है आज तो यही क्वालिफिकेशन है कि उन्होंने बेपनाह छूट दी है तमाम कॉरपोरेट घरानों को, चाहे टाटा हो या दूसरे हाउसेज हो, रिलायंस हो, अंबानी हो, गुजरात में, और बहुत नाम मात्र का पैसा लेकर के सरकारी जमीन या जनता की जमीन उन्होंने दी। किसानों को भी उन्होंने बहुत क्षति पहुंचाई। और यही कारण है कि गुजरात का आज जो विकास का मॉडल है, जिसकी वो बहुत भाजपा के लोग बड़े दम्भ भर करके चर्चा करते हैं, वो कुछ नहीं है, वो कुपोषण का मॉडल है, वो भूख का मॉडल है। आज भी गुजरात का एक हिस्सा जो कच्छ और उधर का हिस्सा है, वो आज भी गरीबी, भूख, बीमारी, अशिक्षा का शिकार है। ऐसा नहीं है कि सब के सब वहां हीरे के व्यापारी हैं, और हीरे के जो व्यापारी हैं वो बंबई से काम करते हैं और देश के दुनिया के दूसरे हिस्सों से काम करते हैं, और वो कॉरपोरेट घराने हैं जिनको छूट देने की बात है। कांग्रेस की भी यही नीति है, भाजपा की भी यही नीति। विकल्प क्या आडवाणी जी विकल्प आडवाणी जी के पास है कि वास्तव में अगर उनके पास नैतिक साहस है या जो वो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है, जो वो आज कह रहे हैं भाजपा के बारे में, जो देश के लोग महसूस कर रहे हैं कि हाँ ये बहुत दिनों से अंदरूनी संकट हो रहा है, वो अंदरूनी संकट अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। अब एक ही रास्ता बचता है ऐसी हालत में, या तो आप चुपचाप रिटायर करिए या दूसरा एक नए विकल्प की तलाश कीजिए। दूसरी बात मैं बिहार के संदर्भ में कहना चाहूंगा, मैं नीतीश कुमार जी से भी अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने जनता की आकांक्षाएं जगाई, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बार बार ये कहा कि मोदी से वो दूरी बनाए रखेंगे, मोदी को नहीं प्रधानमंत्री बनने देंगे, तो अगर आज उनमें भी नैतिक बल को अगर वो झांके अंदर जी, तो उनको भी चाहिए कि एक साहसिक कदम उठाना चाहिए, अपनी स्थिति और एक नए विकल्प, कांग्रेस और भाजपा से अलग एक नए विकल्प की प्रस्तावना देश के सामने, प्रदेश के सामने रखें। चलिए अभिरंजन जी, आपसे आप जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, आखिर अब आडवाणी जी के पास विकल्प बहुत सीमित रह गए हैं। या तो इस्तीफा उन्होंने दे ही दिया है, या तो राजनाथ सिंह इस्तीफा स्वीकार करें, हालांकि वैसे आसार बन नहीं रहे हैं, देर सवेर आडवाणी जी मान जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो स्थितियां बनेगी, किस तरह की स्थितियां देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए निश्चित रूप से जो है आडवाणी को भी अपनी इज्जत बचाने का अधिकार है। अगर सारे लोग मिलकर उनको बेइज्जत करेंगे तो आडवाणी को अपनी इज्जत बचाने का अधिकार है। पिछले 3 दिन में उनको जितना बेइज्जत किया गया, उसके बाद आडवाणी के पास कोई ऑप्शन नहीं था अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके अलावा, तो उन्होंने ये कदम उठाया। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आडवाणी की चिट्ठी में लिखी इस भावना के साथ जाना चाहूंगा। आडवाणी जी ने जो लिखा है वह मुझे भी लगता है कि मुझे नहीं लगता कि यह वही आदर्शवादी पार्टी है जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और वाजपेयी जैसे लोगों ने बनाया। ये वो आदर्शवादी पार्टी नहीं है। आडवाणी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आडवाणी जी ये भी जो कह रहे हैं कि आज की तारीख में हमारे ज्यादातर नेता अपने निजी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे भी लगता है कि आज की तारीख में इनके ज्यादातर नेता जो हैं इनके निजी एजेंडा को बढ़ा रहे हैं। हालांकि आरोप ये लगाते हैं आडवाणी पर निजी एजेंडे पर चलने का, लेकिन आडवाणी जी भी यही आरोप लगा रहे हैं। तो मैं इन लोगों के आरोपों की तुलना में आडवाणी के आरोप पर ज्यादा भरोसा इसलिए करूंगा क्योंकि आप देखो, मैंने दिन में एक इतिहास दिया था आपको कि 1957 में आडवाणी जो है जनसंघ के नंबर 2 के नेता बने। दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बाद वाजपेयी उसके प्रमुख बने जनसंघ के, और आडवाणी जो है नंबर 2 के नेता बने। 1957 से लेकर 2004 ईस्वी तक आडवाणी का आप कंट्रीब्यूशन देखो बीजेपी के अंदर, इसके बावजूद 47 साल तक आडवाणी ने कभी जो है नंबर 2 से नंबर 1 बनने की कोशिश नहीं की। एक आडवाणी का यह इतिहास है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का क्या इतिहास है? पहले शंकर सिंह बाघेला को कुचला, फिर केशुभाई पटेल को कुचला, अभी हाल फिलहाल में संजय जोशी को बाहर का रास्ता दिखाया, और अब आडवाणी की इस तरह की बेइज्जती की।
तो आप देखो ना कि कौन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से काम कर रहा है और किस पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी है। आडवाणी पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो सकती है, हो सकता है कि वो पीएम बनना चाहते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आडवाणी से ज्यादा महत्वाकांक्षी नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह और अरुण जेटली सरीखे लोग हैं। और दूसरी चीज मैं आपको यह भी बताऊं कि आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर बीजेपी ने तानाशाही का परिचय दिया है। आंतरिक लोकतंत्र उसको कहते हैं जब पार्टी के भीतर अगर लोकतंत्र है तो पार्टी के भीतर फैसला करो ना। ये संघ का जो है सो फरमान क्यों आता है, रिमोट कंट्रोल से क्यों काम करते हो? इसको क्या लोकतंत्र कहते हैं? रिमोट कंट्रोल से काम करने को अगर लोकतंत्र कहते हैं तो मैं कहता हूं कि ऐसे लोकतंत्र को पूरी दुनिया से मिटा दो। तो जो पार्टी के फोरम पे चर्चा नहीं करता है, कहीं रिमोट कंट्रोल से काम करता है। अभिरंजन जी, ऐसे स्थिति में फिर आडवाणी जी कैसे बच सकते हैं? आज जो बड़े आराम से उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, अगर पार्टी आज इस स्थिति में पहुंची है तो क्या इसके लिए वो खुद जिम्मेवार नहीं है क्या? नहीं, आडवाणी जी तो जिम्मेदार है ही हर चीज के लिए। आडवाणी जी तो, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि आडवाणी जी की सांप्रदायिक राजनीति का मैंने कभी समर्थन नहीं किया, न करता हूं न करूंगा। दूसरी बात कि आडवाणी जी ने 2002 में नरेंद्र मोदी को बचाया तो बबूल का पेड़ रोपा था उस दिन। आज बबूल का पेड़ जो है वो बड़ा हो गया है, उसमें आम के फल नहीं मिल रहे हैं आडवाणी जी को, तो आडवाणी जी तो जिम्मेदार है ही। लेकिन मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही होती है, सरासर तानाशाही होती है। पार्टी के फोरम पे फैसला होना चाहिए, कहीं किसी रिमोट कंट्रोल से फैसला नहीं होना चाहिए। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी जो है आरएसएस का तोता है, बिल्कुल ये एस्टैब्लिश हो गया एक बार फिर से कि बीजेपी आरएसएस का तोता है। और आरएसएस का खेल आप समझ लीजिए, आरएसएस ने जो एक्सपेरिमेंट हिंदुत्व का करना चाहा था वाजपेयी और आडवाणी के माध्यम से, वो खेल उसका परवान नहीं चढ़ा। पहले आडवाणी ने आरएसएस के उग्र हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, लेकिन वाजपेयी ने उस उग्र हिंदुत्व को डाइल्यूट करके उदारवादी हिंदुत्व के रास्ते पर बीजेपी को लेकर चले गए। उसके बाद कुछ ऐसे हालात बने कि आडवाणी जी को पोस्ट वाजपेयी वो अकेले पड़ गए, और जिस तरह का पूरे देश में गठबंधन की राजनीति के दौर में माहौल बना, आडवाणी जी जो प्रचलित किस्म की सेक्युलरिज्म है हिंदुस्तान के अंदर, उस रास्ते पर चल पड़े थे। तो जो संघ चाहता था कि उग्र हिंदुत्व के रास्ते पर बीजेपी चले, वो डाइल्यूट होते होते उग्र हिंदुत्व से उदारवादी हिंदुत्व पे और फिर प्रचलित किस्म की धर्मनिरपेक्षता पे आ गया। ऐसे समय में संघ को नजर आया नरेंद्र मोदी की, अरे ये तो उग्र हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंट जो है कामयाबी के साथ कर रहा है गुजरात के अंदर, इसने दंगा भी कराया और पॉपुलर भी बना हुआ है और राज भी कर रहा है इतने साल से। बस नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि अपने उग्र हिंदुत्व पर विकास का मुलम्मा चढ़ाकर उसको मार्केटेबल बना दिया। तो 2002 का जो उग्र हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंट था नरेंद्र मोदी का, वो मार्केटेबल नहीं था हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, तो उस पर विकास का मुलम्मा चढ़ाया और उसको मार्केटेबल बनाया। तो अब यही एक्सपेरिमेंट जो है संघ जो है पूरे देश के स्तर पे करना चाहता है, विकास का मुलम्मा चढ़ा हुआ उग्र हिंदुत्व का। और मैं आपको आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज विकास की बातें कही जा रही हैं, भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही हैं और ये महंगाई की बातें कही जा रही हैं, लेकिन आप देखिएगा कि ये सारी बातें चुनाव में होंगी, लेकिन इनका अंश जो है कम होगा और आप देखेंगे कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ज्यादा तेज होगा। उस चुनाव में आप देखेंगे कि भगवा आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद की चर्चा ज्यादा होगी, टोपी और टीके की बात ज्यादा होगी, साधुओं और पंडितों और मुल्ला और मौलवियों की भूमिका आप देखेंगे कि ज्यादा हो रही है, साधुओं की सभाएं हो रही हैं, मौलवियों की सभाएं हो रही हैं, इस तरह की चीजें होंगी अगले चुनाव में। ये पूरी संघ की जो योजना है, मुझे लगता है इस चीज को समझने की जरूरत है और इस चीज का समर्थन नहीं किया जा सकता। चलिए जी शमसी साहब, इस बात को समझने की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये है कि आप कब समझेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो उग्र हिंदुत्व और नर्म हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, इफ़ ह्यूमनिटी इज़ टू बी सेव्ड, हिंदुत्व हैज़ गॉट टू बी सेव्ड। विशालता, उदारता और मानवता का निचोड़ है हिंदुत्व। इसीलिए इसको जिस ढंग से ये पेश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल डायलूट करके इसकी परिभाषा दी जा रही है। और संघ जो है, नहीं आप ठहरिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, हमारी बात को खत्म होने दीजिए। बिल्कुल यही है, विशालता, उदारता और मानवता का निचोड़ है, और इसलिए उसको डायलूट नहीं, आप बिल्कुल नहीं, आप कहा गया है, आप गलत कर रहे हैं। खुदा को माने, आपके बोलने से गॉड को माने, आपके बोलने उसको कत्ल करो, उस पे हमले करो, बिल्कुल गलत। ये आप हिंदुत्व की गलत परिभाषा दे रहे हैं। आप अकेले हिंदुत्व नहीं कर सकते।
हैं। बिल्कुल बोल रहा हूं आप मैं। हिंदुत्व की आप- गलत आप परिभाषा जब दे समय रहे आएगा हैं। तो बोलिएगा। हिंदू बिल्कुल विशालता, उदारता, बहुत लोग हिंदू हैं जी, और इस बिल्कुल सही बात संस्कृति है। में बिल्कुल, प्राचीन भारत में बिल्कुल। यहाँ मुसलमान आए, देखिए, विशालता, प्राचीन भारत में यहाँ ईसाई आए। विशालता, आप उदारता नहीं, और मानवता आरएसएस का नहीं निचोड़ कह सकता है एक एक करके, कि एक एक वो करके, अकेला हिंदू एक एक करके, एक एक करके। हम बोल सकते हैं। नहीं, जब आप एक- दंगा नहीं, कराएंगे एक मिनट। तो हम दंगा रोकेंगे। नहीं, नहीं। आप दंगा नहीं करने देंगे। चलिए, आप हिंदुत्व के अब वक्त नहीं है, अब हिंदुत्व प्रोग्राम को अब खत्म करना होगा। फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल भारत को गुजरात नहीं बनने चलिए दिया जाएगा। चलिए, भारत को गुजरात नहीं बनने दिया जाएगा। वक्त खत्म हो गया है और साथ ही साथ आप नहीं माना बिल्कुल बिल्कुल, जरा सा रुके। वक्त खत्म हो चुका है। आप लोगों की आवाजें फिलहाल आप लोगों की आवाजें बंद हिंदुत्व का आवाज ठेका आरएसएस ने लिया। जो चलिए, आरएसएस में नहीं है, सवाल वो हिंदू हमारा नहीं है। आज का ये था कि आडवाणी बनाम मोदी, और वैसे स्थिति में जो स्थितियां बन रही हैं वो सबके सामने है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो स्थिति देखने को मिली है हाल के दिनों में, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आडवाणी जी के इस्तीफे के बाद एनडीए का क्या रूप होगा, देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम तरह की स्थितियां हैं। चलते हैं जरा अभिरंजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी गलत ट्रैक पे जा रही है। और मैं एक बात लास्ट कमेंट अपना ये करना चाहता हूं कि एक ही काम को अगर दो तरीके से किया जाए तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। एक ही काम को अगर अलग अलग तरीके से किया जाए तो रिजल्ट अलग हो सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि दो लड़के, एक लड़का और एक लड़की प्रेम करते हैं और वो माँ बाप को मनाकर जो है शादी करते हैं, तो उसका रिजल्ट अलग होता है। सब लोग बैंड बाजा बनाते हैं, जश्न मनाते हैं, नाचते गाते हैं, भोज भात खाते हैं। और वही लड़का लड़की प्रेम करते हैं और घर से भाग के शादी कर लेते हैं, तो सभी मुरझा जाते हैं और सभी आलोचना करते हैं कि नहीं, भाग के शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो काम एक ही हुआ, दोनों काम में शादी हुई, लेकिन दो तरीके से किया गया। एक जो है घर से भाग के शादी की गई तो समाज कहता है कि नहीं, ये बड़ा गलत किया बच्चों ने, उनको माँ बाप को साथ लेकर, समाज को साथ लेकर शादी करनी चाहिए थी। और एक जब सबको साथ लेकर चलते हैं तो पूरा समाज, सारे माँ बाप, परिवार के लोग जो है झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक काम को अलग तरीके से, अगर इनको नरेंद्र मोदी को ही बनाना था तो आडवाणी को साथ लेकर इनको चलना चाहिए था। आप 86 साल के बूढ़े नेता को, जिसने 60 साल से आपको सींचा है, आपको तैयार किया है, आपको जन्म दिया है, आपको पैदा किया है, आपको इस तरह से किया है, आप उसको इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते। अगर बेइज्जत करेंगे तो ये भारतीय संस्कृति वाला मुल्क है। आप ही की पार्टी राम की बात करती है। राम ने जो आदर्श दिया था देश के सामने, दुनिया के सामने, वो कम से कम ये आदर्श तो नहीं था। चलिए, ये आदर्श नहीं था। और इसके साथ ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। सवाल ये बने हुए हैं आडवाणी बनाम मोदी, जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाती। अब देखना है कि बीजेपी अपने अगर आंतरिक मामला वो कहती है तो कब इससे निजात पाती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।